यूएस ने ऑर्डर दे रही दिया आज के दिन कि जो ईरान बैक मिलिशिया मिडिल ईस्ट में उनके ऊपर यूएस आने वाले दिन में स्ट्राइक करेगा। ये यूएस ने ऑर्डर आज जारी कर दिया है और ये जो स्ट्राइक होंगे एक से ज़्यादा दिनों के बीच में होंगे ये। तो इसमें यूएस डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने आज के दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की है। तो अटैक जो करेगा अमेरिका वो सीरिया और इराक के जगहों में करेगा जहाँ पर ये प्रॉक्सी ग्रुप्स है जो कि यूएस के बेसिस के ऊपर हमले कर रहे हैं। तो अमेरिका इनके ऊपर निशाना बनाएगा, इनके जो हेडक्वार्टर है उनके ऊपर। तो ख़ास बात ये है कि इसमें ईरान शामिल नहीं है ऐसा ऐसे, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान को निशाना बनाया जाए। अगर ईरान होगा तो फिर एस्केलेशन हो सकता है। तो ईरान के ऊपर अटैक नहीं होगा, ये लगभग तय है। और जो आस्टिन है उन्होंने अभी तक प्रीसाइज इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि किन अड्डों को निशाना बनाया जाएगा। तो अगर देखा जाए तो 2-3 दिन पहले की बात है कि अमेरिका का जो बेस है जॉर्डन में उसके ऊपर हमला हुआ था और ये हमला प्रॉक्सी ग्रुप ने किया था जिसका नाम था खितबैया हिजबुल्लाह। तो खितबैया हिजबुल्लाह ने जो अटैक किया था तो उसका जो अटैक था उसका अटैक के कारण अमेरिका में जब उसने किया था तो 3 अमेरिका के सर्विस मेंबर उसमें मारे गए थे। तो ये पहली बार हुआ है जब अमेरिका के सर्विस मेंबर मारे गए। अटैक तो अमेरिका के ऊपर कई बार हो चुका है उसके अड्डों में, लेकिन अमेरिका के जब उसके सिपाही मारे गए 3 सिपाही, तो फिर अमेरिका को कुछ ना कुछ बड़ा करना था। तो आज के दिन उस अमेरिका की गवर्नमेंट ने ये कह भी दिया है कि वो करेगा, स्ट्राइक करेगा। जो खितबैया हिजबुल्लाह का जितने भी अड्डे हैं मिडिल ईस्ट में, खासकर वो इराक में उसका अड्डे बहुत सारे खितबैया हिजबुल्लाह को, तो वहाँ पर अमेरिका स्ट्राइक करने वाला है। तो यहाँ पर ये ख़ास बात हो जाती है कि यहाँ पर ईरान की इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा है। जो खितबैया हिजबुल्लाह का जितना काम है उसमें ईरान का दखल बहुत ज़्यादा है। ईरान के ड्रोन का ही उसने इस्तेमाल करते हुए अमेरिका के मिलिट्री बेस में हमला किया था खितबैया हिजबुल्लाह ने। और अमेरिका की गवर्नमेंट ने आज ये कंफर्म कर दिया कि जो ड्रोन था जिसके द्वारा अमेरिका के बेस में हमला हुआ था वो ईरान का ही था ड्रोन वो। तो जो आस्टिन है वो कह रहे हैं कि ईरान, हमको ये पता नहीं है कि ईरान ने ये परमिशन दी थी खितबैया हिजबुल्लाह को अटैक करने की, इसके बारे में भी हम कंफर्म नहीं कर सकते। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि ईरान ही ये जो हिजबुल्लाह ग्रुप है इसको इसको पूरी तरीके से सपोर्ट ईरान करता है। जितने वेपन्स इस ग्रुप के पास है वो सब ईरान इसको मुहैया कराता है, तो ईरान को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, वो ये कह रहे हैं। जो ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने इस हमले से अपने आप को अलग कर दिया है और उसने कहा कि हमको इस हमले के बारे में बिल्कुल पता नहीं था, ये ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा था। और जो ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कमांडर है उन्होंने चेतावनी दी थी कल के दिन। उन्होंने कहा था अगर अमेरिका हमारे देश के ऊपर अटैक करेगा तो हम भी रिस्पॉन्ड करेंगे। तो इस समय क्योंकि दोनों देश ईरान और अमेरिका नहीं चाहते एस्केलेट करना, तो ईरान के जो सुप्रीम कमांडर थे उन्होंने कल कहा था कि वो नहीं चाहते इस मामले को बढ़ाना। और जो अमेरिका के राष्ट्रपति है बाइडन, वो भी उन्होंने भी 2 दिन पहले कह दिया था कि हम भी नहीं चाहते कि एस्केलेट हो ये मामला। तो ये जो स्ट्राइक होगा कुछ दिनों में हो जाएगा ये। अभी जिसके तहत जो प्रॉक्सी ग्रुप है केवल उन्हीं को ही निशाना बनाया जाएगा। और वो इराक में मौजूद है प्रॉक्सी ग्रुप और सीरिया में है। लेकिन ये जो प्रॉक्सी ग्रुप है इसमें जो भी ईरान के लोग इसमें शामिल है वो भी निशाने में आएंगे, क्योंकि ये जो प्रॉक्सी ग्रुप बैठे हुए हैं यहाँ पर इराक और सीरिया में, ये ईरान से ही इनका काम चलता है। ईरान के जो कमांडर है वही इनको गार्जन करते रहते हैं, इनके बने रहते हैं गार्जन। तो उनके ऊपर निशाना होगा, अमेरिका उनको निशाना बनाएगा। जो बाइडन ने आज एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को साइन कर दिया है और ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है ये इजराइल सेटलर के ऊपर ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, जिसके तहत जो इजरायली सेटलर वेस्ट बैंक में हिंसा की घटना को अंजाम दे रहे उनके ऊपर अमेरिका की सरकार ने आज एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करते हुए उनके ऊपर सैंक्शन लगा दिया है। उनके जो बैंक अकाउंट अमेरिका में उनको फ्रीज कर दिया गया है और जो वीज़ा भी उनका बंद, वीज़ा को रिवोक कर दिया गया उनका। तो ये 4 लोगों के ऊपर लगाया गया है ये अमेरिका के द्वारा ये एक्शन 4 सेटलर लोगों के ऊपर किया गया है आज के दिन। और अमेरिका सरकार कह रही है कि आने वाले दिन में इनकी संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि जो सेटलर है ये केवल 4 लोग ही नहीं है जो हिंसा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेटलर हैं, उनकी संख्या सैकड़ों में है। ये देखना है कि ये जो सेटलर है ये इज़राइल के नागरिक है जो कि इज़राइल से निकल के ये वेस्ट बैंक में जाके बसे हुए, वहाँ पर ये इन्होंने ज़मीन खरीद रखी है गैर कानूनी तरीके से। वहाँ पर ये
कई जगहों में उन्होंने कब्जा कर रखा है, और वो जो फ़िलिस्तीन लोग इनके जो पड़ोसी हैं उनके ऊपर ये हमला करते हैं। जब से 7 अक्टूबर के बाद तो ये जो फ़िलिस्तीन लोगों के ऊपर इनका जो वायलेंस है वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, दुगना हो चुका है, और कई फ़िलिस्तीन लोगों की मौत इनके द्वारा हो चुकी है। ये दंगे फ़साद करते हैं, और जो फ़िलिस्तीन फार्मर्स हैं उनको उनकी ज़मीन से भगा देते हैं। तो ये अमेरिका कई दिनों से ये इसराइल को कह रहा था कि आपको इनके ऊपर कदम उठाना चाहिए, और इस सेटलर लोगों को आपको इनके ऊपर कुछ कानून के तहत इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन इसराइल अभी तक इन सेटलर लोगों के ऊपर कुछ कड़ी कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो आज अमेरिका की सरकार ने एक अपनी तरफ से कड़ा फैसला ले लिया, और जो 4 सेटलर हैं जिनकी पहचान हो गई है उनके नाम भी जारी कर दिया अमेरिका सरकार ने। ये 4 लोगों के ऊपर सैंक्शन लगा दिए गए, और जो इसराइल गवर्नमेंट का रिएक्शन आ गया, उसने अमेरिका का सरकार का जो डिसीजन है उसके ऊपर उसने नाराज़गी दर्ज कराई है, और उसने कहा है कि जल्दबाजी में लिया गया फैसला है और इसको नहीं लेना चाहिए था। उन्होंने आगे कहते हैं, वो इसराइल के जो गवर्नमेंट है वो आगे कहते हैं कि जो ज़्यादातर सेटलर है वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, यानी वो कानून का पालन करता है, और हिंसा की गतिविधियों में उनका कोई रोल नहीं है। कतर ने कहा है कि जो अभी डील के बारे में खबर चल रही है उसमें हमास ने अच्छा सिग्नल देना शुरू कर दिया है, इनिशियल पॉजिटिव सिग्नल मिलने लग गया हमास की तरफ से। तो ये जो डील है ये इसको सीज़फायर डील कराने की कोशिश की जा रही है इसराइल और हमास के बीच में। तो ये जो डील का खाका है इसको हमास को सौंप दिया गया था। हमास के जो लीडर इस्माइल हनीया वो कायरो में पहुंचे थे। कायरो में उन्होंने इजिप्ट के ऑफिशियल्स के साथ बातचीत की थी। तो लगता है कि उन्होंने उनका जो हमास का अभी तक इस डील को लेकर उसका पॉजिटिव सिग्नल है, और हो सकता है कि वो तैयार हो जाए डील कराने के लिए। तो ये जो डील है ये 3 फेज़ में होगी, और इसके तहत लगभग 3 फेज़ में हॉस्टेजेस जितने हैं अभी हमास के पास 130 के लगभग हॉस्टेजेस हमास के पास है। तो हमास को इनको छोड़ना पड़ेगा, और बदले में जो इसराइल है वो भी लड़ाई को 1 महीने के लिए बंद करेगा। लेकिन हमास का कहना ये है कि वो कोई भी डील तब साइन करेगा जब इसराइल पूरी तरीके से लड़ाई ख़त्म करने को तैयार हो जाए। अपनी सेना को गाजा से हटाना अगर तैयार हो जाता है इसराइल तो वो डील करेगा तभी। तो क्योंकि नेतन्याहू की जो गवर्नमेंट है इसराइल में वो तैयार नहीं है इस काम के लिए। वो कह रही है कि हम कुछ दिनों के लिए लड़ाई को रोक सकते हैं, लेकिन हम लड़ाई को पूरी तरीके से सीज़फायर नहीं करेंगे। तो अभी भी कंफर्म नहीं है कि जो सीज़फायर जो ये डील है इसके ऊपर अभी तक उम्मीद तो जताई जा रही है, लेकिन जो अमेरिका के फॉरेन स्पोक पर्सन है मिलर, उन्होंने भी कहा था कि अभी इतनी जल्दी होगी इसके ऊपर उम्मीद लगाना, और इसको टाइम लग सकता है, क्योंकि दोनों पक्ष अभी इसराइल और जो हमास दोनों पक्ष है वो पूरी तरीके से एक दूसरे में अभी समझौता उनके बीच में नहीं हो पाया है। और आज के दिन जो कतर के प्राइम मिनिस्टर है वो भी कह रहे हैं कि हमको उम्मीद है कि ये डील हो जाएगी, लेकिन अभी इसको कराने में टाइम लग सकता है, और वो कह रहे हैं कि कपल ऑफ वीक लग सकते हैं, 2 हफ्ते तक लग सकते हैं इसको डील कराने में। अगर ये डील हो जाएगी तो नवंबर के बाद ये पहली डील होगी जिसके तहत हमास और इसराइल आपस में कोई एग्रीमेंट करेंगे। इससे पहले नवंबर में हुआ था एग्रीमेंट, जिसके तहत हमास ने 100 के लगभग हॉस्टेजेस को उसने छोड़ दिया था, और इसराइल ने भी 2 हफ्ते के लिए लड़ाई को रोक दिया था। इसराइल वार कैबिनेट के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने आज कुछ खास बात कही है, और उन्होंने ये कहा है कि जो गाजा में सप्लाई जा रही है खरेम क्रॉसिंग के रास्ते से, उस सप्लाईज़ को कम करना पड़ेगा, क्योंकि खबर ये आ रही है जो सप्लाईज़ निकल रही है गाजा में वो सप्लाईज़ हमास उसको हाईजैक कर दे रहा है। तो इसी को लेकर आज जो वार कैबिनेट के 2 मेंबर हैं बेनी गैंच और गैडी ईसनकोट, उन्होंने आज के दिन ये सजेशन दिया है कि जो सप्लाईज़ है उसको टेम्परेरी लिमिट करना पड़ेगा, ताकि हमास के ऊपर असर हो, क्योंकि हमास सप्लाईज़ अगर ज़्यादा जाएगी तो हमास को के पास भी ज़्यादा सप्लाई जाएगी। तो हमास को अगर वीक करना है, उसको कमज़ोर करना है हमास को, तो सप्लाईज़ को भी कम करना पड़ेगा, ये इनका कहना है। अभी रिपोर्ट आई थी इसराइल इंटरनल सिक्योरिटी सर्विस की तरफ से, जिसमें कहा गया था कि जितनी भी सप्लाईज़ खरेम क्रॉसिंग के रास्ते से गाजा के अंदर निकल रही है उसमें से 67% सप्लाई को हमास हाईजैक कर दे रहा है। अभी तक इसराइल की जो गवर्नमेंट है उसने कोई डिसीजन नहीं लिया है, और नेतन्याहू के जो ऑफिस है अभी तक उसने कोई कमेंट भी नहीं किया है। तो जो भी अभी सप्लाईज़ अभी आज की तारीख तक जो सप्लाई जा रही है उसके ऊपर फ़िलहाल कोई रोक नहीं लगी है, जो शेड्यूल है उसी के हिसाब से सप्लाईज़ निकल रही है। UNRWA जो फ़िलिस्तीन एजेंसी का एक UN ऑर्गन बॉडी है UNRWA, तो इसने आज स्टेटमेंट जारी किया है, और इसने कहा है कि अगर हम जो UNRWA की अगर फंडिंग को रोक दिया गया है, वैसे तो कई देशों ने, अगर इस फंडिंग को जारी नहीं किया गया तो UNRWA का जो काम काज है वो फरवरी के बाद आगे नहीं बढ़ पाएगा।
तो UNRWA के ऊपर 10 देशों ने UNRWA की फंडिंग को रोक दिया है इस समय, क्योंकि UNRWA के ऊपर आरोप है कि UNRWA के अंदर कुछ लोग थे जो कि हमास के साथ मिले हुए थे। तो जब ये खबर सामने आई थी तो अमेरिका और अमेरिका के साथ कुछ देश थे, अमेरिका के पार्टनर देश, उन्होंने UNRWA की फंडिंग को रोक दिया था और कहा था कि जब तक UNRWA इन्वेस्टिगेशन करके पूरा सच्चाई को बता नहीं देता तब तक UNRWA की फंडिंग रुकी रहेगी। तो कई देश ऐसे भी है जो UNRWA के साथ है इस समय, जैसे जॉर्डन हो गया, नॉर्वे हो गया, तो ये UNRWA के पक्ष में। और उनका, इन देशों का कहना है कि UNRWA यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाला है गाजा के अंदर। जितना भी सप्लाईज वगैरह जा रही है, लोगों को जितना भी मदद पहुँच पा रही है, वो सब UNRWA के द्वारा ही हो पा रही है। तो UNRWA ये, क्योंकि इस समय उसकी इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उसके ऊपर है, तो उसकी फंडिंग को रोकना ठीक नहीं होगा। तो ये जॉर्डन ने भी कहा है, नॉर्वे ने भी कहा, और कल के दिन जो सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशन के, एंटोनियो गुतेरेस, उन्होंने भी कहा है कि UNRWA यहाँ पर लाइफ सेविंग का काम कर रहा है गाजा के अंदर। तो ऐसे एजेंसी जो इतना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, उसका जो फंडिंग को रोकना ये ठीक नहीं होगा। इस समय देखा जाए तो 5.6 मिलियन फ़िलिस्तीन रेफ्यूजी को सर्विस मुहैया कराता है UNRWA। और जब से लड़ाई शुरू हुई है तब से तो UNRWA की जो जिम्मेदारी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और कई एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, उन्होंने ये कह भी दिया है कि UNRWA की जगह कोई दूसरी एजेंसी नहीं ले सकती है। जो काम UNRWA कर रहा है वो कोई दूसरा काम नहीं कर सकता है। तो यूएन की जो सेक्रेटरी जनरल है गुतेरेस, वो कहते हैं कि कुछ लोगों की अगर गलती है, जैसे कि रिपोर्ट में कहा गया था कि 10 से 12 लोग थे, 12 लोगों का नाम लिया गया था जिनका संबंध हमास के साथ था, जो UNRWA में काम कर रहे थे। तो 12 लोगों की जो गलती है उसकी पूरा जिम्मेदारी UNRWA के ऊपर नहीं डाली जा सकती है, क्योंकि UNRWA में तो लगभग 3000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। तो 12 लोगों की गलती की सज़ा 3000 लोगों को देना ठीक नहीं होगा, ये उनका कहना है। यूके के डिप्टी पीएम है ओलिवर डॉर्डन, उनका स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा कि यूके हाउती मिलिटेंट के ऊपर जो कार्रवाई है उसको ग्राउंड तक नहीं ले जाएगा। यानी कि जो खबर चल रही है कि हो सकता है कि आने वाले समय में जो हाउती के इलाके, वहाँ पर अमेरिका और ब्रिटेन की सेना वहाँ पर सैनिक भेज के वहाँ पर कार्रवाई कर सकते हैं। तो इस बात को उन्होंने खारिज कर दिया आज डिप्टी पीएम जो यूके के ओलिवर डॉर्डन। वो कहते कि ऐसा कोई प्लान नहीं है, हम ग्राउंड ट्रूप को नहीं भेजेंगे हाउती के इलाकों में। तो साथ में वो ये भी कहते हैं कि जो हमारा अभी तक एयर स्ट्राइक जो हमारा बना हुआ है हाउती के ऊपर, यानी कि जो हम उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, हवाई अटैक कर रहे हैं, वो उसके असर भी देखने को मिला है, उसके रिजल्ट हमको देखने को मिले। और जो हाउती की जो कैपेबिलिटी है वो काफ़ी कम हो गई है। लेकिन ख़ास बात ये है कि अभी भी हाउती को पास उसके पास इतना कैपेबिलिटी अभी भी मौजूद है कि उसकी जो अटैक है रेड सी में, उसके अभी भी वो जारी है। अभी भी कई कॉमर्शियल व्हीकल्स जो गुजर रही है, वेसल्स, कॉमर्शियल व्हीकल्स, तो उनके ऊपर हाउती के जो मिसाइल अटैक है वो अभी तक उनके बारे में खबर आ रही है कि। और अभी EU ने भी यहाँ पर रेड सी के इलाके में उसने अपना मिशन को लगाने वाला है, और मिड फरवरी तक उसका मिशन रेड सी में आ जाएगा। कोशिश ये कि जो कॉमर्शियल शिप्स यहाँ से निकल रहे हैं उनको सुरक्षा मुहैया कराया जाए उनको। तो अमेरिका ने तो पहले से उसने यहाँ पर एक मिशन खोल रखा है, तो अब EU भी जुड़ने वाला है। तो अभी चाइना को लेकर भी बात हुई थी कि जो अमेरिका है वो चाइना के ऊपर प्रेशर बना रहा है कि, क्योंकि चाइना के संबंध ईरान के साथ अच्छे, तो अगर चाइना ईरान से कहेगा कि हाउती के ऊपर कंट्रोल रखना है, तो फिर हो सकता है कि हाउती, क्योंकि ईरान के द्वारा संचालित होता है, तो ईरान की बात मान के हाउती ये अटैक को कम कर सकता है। तो चाइना को यहाँ पर इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है अमेरिका की तरफ से। तो आज के दिन हाउती के जो स्पोक पर्सन है उन्होंने कहा कि जो चाइना को इन्वॉल्वमेंट करने की कोशिश की जा रही है, उससे एक चीज़ कन्फर्म हो चुकी है कि अमेरिका और ब्रिटेन का जो कार्रवाई हमारे ऊपर है वो फेलियर हो चुका है, उस कार्रवाई का उसका कोई असर नहीं हुआ है। कैलिफोर्निया की एक फेडरल कोर्ट ने आज के दिन जजमेंट दिया है। उसमें जजमेंट में उसने एक पहले तो ये कहा है कि इसराइल का जो मिलिट्री कैंपेन है गाजा में वो अमाउंटेड हो सकता है जेनोसाइड का, यानी जेनोसाइड वो बन सकता है वो इसराइल की जो कार्रवाई है। साथ में उन्होंने उनका कहना ये है कि अभी इसके ऊपर, क्योंकि केस जो लाया गया था, इस केस को फ़िलिस्तीन लोग लाए गए थे, जो फ़िलिस्तीन एक्टिविस्ट हैं वो कोर्ट को में ले गए थे केस को। तो उनकी अपील ये थी कि जो अमेरिका सप्लाईज़ भेज रहा है इसराइल को, वो सप्लाईज़ को बंद करना चाहिए। तो कोर्ट ने इसको मानने से मना कर दिया। उसने कहा कि मेरी पावर नहीं है, हमारी कोर्ट की जो जुरिडिक्शन है, तो जुरिडिक्शन उसके इतना जुरिडिक्शन नहीं है कि वो अमेरिका सरकार को ये आदेश दे दे कि ये जो वेपन्स है उसको बंद करना है भेजना। तो ये कोर्ट ने कहने से मना कर दिया। जो अपील की थी फ़िलिस्तीन एक्टिविस्ट ने, वो ये अपील मानने से मना कर दिया। लेकिन कोर्ट ने एक खास बात ये है कि उसने जेनोसाइड के ऊपर में खास बात कही है। उसने कहा है कि हो सकता है कि इसराइल की जो कार्रवाई है वो आगे
जाके उस जेनोसाइड में तब्दील हो सकती है। जैसे कि कुछ दिन पहले इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने डिसीजन दिया था, उसने भी कुछ ऐसी कहा था कि इसराइल की जो कार्रवाई है, अगर इसराइल ऐसी कार्रवाई अगर करते रहेगा जैसे वो कर रहा है तो जेनोसाइड बन सकता है वो। तो आज के दिन जो कैलिफोर्निया की कोर्ट है उसने भी कुछ ऐसी डिसीजन दिया है।